तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक हमारे आईपीआर का, दैट इज ट्रेड सीक्रेट्स, उसका इंटरफेस विद कंपटीशन लॉ एंड आईपीआर इन साइबर स्पेस कि इसके क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेमेस्टर एग्जाम्स में तो ये आते ही आते हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ दैट लेट्स बिगिन दिस सेशन। सो पहली बात हमारे सामने आती है कि व्हाट इज अवर दिस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, सो व्हाट इज ट्रेड सीक्रेट? ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? ये ऐसे कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं हमारे किसी भी एंटिटी को, कि जो भी एंटिटी है जो कुछ बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं कि कोको कोला, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है हमारे ट्रेड सीक्रेट टॉपिक का। ठीक है, कोको कोला तो हमारे हर एक आईपीआर में फिट हो जाता है वैसे। तो यहाँ पे ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? एक ऐसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस होते हैं ये, जो क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। अब कैसे ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं? ये क्या ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं? तो ट्रेड सीक्रेट उस बिजनेस के फॉर्मूलाज हो गए, प्रोसेसेस हो गए, कस्टमर लिस्ट हो गए, फॉर्मूलाज। कोको कोला का रेसिपी क्या किसी को आज की डेट में पता है? नहीं, किसी को नहीं पता। दैट इज फॉर्मूला, आज तक सबसे छुपी हुई है, दैट इज सीक्रेट। प्रोसेस, कि फॉर एग्जांपल जो बर्गर है मैकडी का या बर्गर किंग का, उसका प्रोसेस क्या है? हर एक एंटिटीज के बर्गर के टेस्ट में अलग क्यों है? क्या प्रोसेस है जो वो यूज कर रहे हैं कि उनका मार्केट में कंपटीशन बना हुआ है। नेक्स्ट इज कस्टमर लिस्ट, उस पर्टिकुलर एंटिटी के क्या कस्टमर लिस्ट है, क्या प्रेफरेंस उनके कस्टमर करते हैं, जिसके हिसाब से वो मैन्युफैक्चर करते हैं। दैट ऑल थिंग्स आर योर ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कि ये जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो कैसे इंफॉर्मेशन होने चाहिए। तो ये कैसे इंफॉर्मेशन होने चाहिए? पहली बात तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होने चाहिए। वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक इकोनॉमिक वैल्यू कैरी करनी चाहिए ड्यू टू इट सीक्रेसी, की उस इंफॉर्मेशन को आप सीक्रेट रखे हो, उसके वजह से आपको पैसे मुनाफा हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोको कोला ने अपना रेसिपी सीक्रेट रखा, जिसके वजह से हम अगर ये जितने भी ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी होते हैं, उसमें मोस्ट जो प्रिफर्ड है वो कोको कोला है। तो क्यों? तो जो दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू, कि वो अपने सीक्रेसी को मेंटेन करा हुआ है, जिसके वजह से उसका इकोनॉमिक वैल्यू मेंटेन्ड है। नेक्स्ट वन इज रीजनेबल एफर्ट, कि वो जो एंटिटी है वो एक रीजनेबल एफर्ट लगा रही है उस पर्टिकुलर सीक्रेट को मेंटेन करने में। ठीक है, दैट ऑल कवर्स अंडर द इंफॉर्मेशन, की वो कौन से इंफॉर्मेशन होंगी। ठीक है, अब बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो ये जो नो टाइम लिमिट फॉर प्रोटेक्शन है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही में आता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पेटेंट के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन है कि इतने समय तक ही हमारा ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट रहेगा, कॉपीराइट लाइक 60 इयर्स प्लस लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल, ऐसा करके एक टाइम लिमिट दिया हुआ है। लेकिन ट्रेड सीक्रेट में ऐसा कोई भी टाइम लिमिट या टाइम बाउंडेशन नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि जब तक आप अपने सीक्रेट को मेंटेन कर सके तब तक वो आपका चलता रहेगा, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, और इसका कोई भी स्टैट्यूटरी राइट नहीं, क्योंकि हमारे कंट्री में अभी तक ट्रेड सीक्रेट के रिगार्डिंग कोई भी लॉ नहीं बना। जैसे कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, हमारा ट्रेड सीक्रेट एक्ट करके कोई भी एक्ट नहीं है। हाँ, 2008 में इसके लिए इनिशिएटिव लाया गया था, है ना, इनोवेशन बिल करके लाया गया था, पर वो फिर पास नहीं हुआ, वो धरा का धरा रह गया, क्योंकि ये हमारा इंडियन लेजिस्लेशन है। यहाँ पे जो चीजों पे काम करना चाहिए वो नहीं होता है जनरली। बाकी ना, आगे बढ़ते हैं। दैट इज नेक्स्ट इज दी प्रोटेक्टेड अंडर कॉमन लॉ प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्शन लाइक अगर ट्रेड सीक्रेट आपका इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसके लिए जो भी रेमेडीज हैं, तो वो किस टाइप के रेमेडीज मिलेंगे आपको? दैट इज कॉमन लॉ प्रिंसिपल, इक्विटी ट्रस्ट के ऊपर आधारित जितने भी आपको रेमेडीज मिल सकते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, मतलब कि उन चीजों को प्रोटेक्शन करना है जो आपके सीक्रेट, मतलब कि जो आपके ट्रेड को चला रहे हैं, जिसके वजह से आपका जो ट्रेड है वो मार्केट में है। नो टाइम लिमिट, मतलब कि जब तक आप अपना सीक्रेसी मेंटेन कर सके तब तक ये आपका रहेगा ट्रेड सीक्रेट। नो एक्सक्लूसिव राइट, इसमें किसी को भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलता है। एज सच इन कॉपीराइट एक्ट हमने देखा था कि वहां पे एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, राइट टू रिप्रोडक्शन, राइट टू ट्रांसलेशन, राइट टू लाइसेंस, ये सब उसमें था हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट। ठीक है, लेकिन ऐसे कोई भी एक्सक्लूसिव राइट हमको हमारे ट्रेड सीक्रेट एक्ट में नहीं मिलते हैं। एक्शनेबल मिसयूज,
एनफोर्समेंट रेमेडीज आपको मिलेंगे, और ये रेमेडीज कैसे नेचर के होंगे, इक्विटेबल नेचर के होंगे, ठीक। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कि आप कैसे अपने ट्रेड सीक्रेट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो देर आर थ्री वेज बेसिकली, दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोटेक्शन। तो कैसे कर सकते हो, पहले आप एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बना लो, जब भी आप किसी दूसरे बिजनेस पर्सन से, एंटिटी से बिजनेस कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हो गया। नॉन कम्पीट क्लॉज कर लो आप, और एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज कि जब तक आप हमारे कोको कोला कंपनी में काम करोगे, जो भी प्रोसेसेस होंगे उस चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कल को अगर आप कंपनी शिफ्ट करते हो, आप चले जाते हो फॉर एग्जांपल फ्रूटी में चले जाते हो, तो आप हमारे यहाँ का ट्रेड सीक्रेट नहीं डिस्क्लोज करोगे। ऐसा एक एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज आप बना लो, एक कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोटेक्शन कर लो। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल प्रोटेक्शन कि कैसे आप टेक्नोलॉजिकल प्रोटेक्शन करोगे, थ्रू इंक्रिप्शन, थ्रू पासवर्ड, थ्रू वाटरमार्क एंड थ्रू लिमिटेड एक्सेस। ये सब एक वेज हो गया, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के। एंड नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटेक्शन, एंड इसके रेमेडीज क्या क्या है आपके, सिविल, क्रिमिनल एंड इक्विटेबल रेमेडीज है, ठीक है। क्रिमिनल में वही, अगर आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करें तो उसके लिए जो हमारे आईपीसी वगैरह में दिया हुआ है इसका पनिशमेंट, वो आपको मिल जाएगा। सिविल में आपको डैमेजेस, इंजंक्शन मिल जाएंगे। इक्विटेबल रेमेडीज में कि आपको जितने लॉस हुए हैं, अगर वो सीक्रेट अगर लीक नहीं होता और जितने लॉस हुए हैं वो ना होता, या जो सामने वाले पार्टी ने जो प्रॉफिट गेन किया वो आपको मिल जाएगा, दैट इज इक्विटेबल रेमेडी। क्लियर। नेक्स्ट इज मिस अप्रोप्रिएशन, अनऑथोराइज्ड यूज, डिस्क्लोजर, एक्विजिशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट। मतलब क्या होता है मिस अप्रोप्रिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय मिस अप्रोप्रिएशन, तो किसी भी चीज का अनऑथोराइज्ड यूज, ठीक है, किसी भी चीज का, या किसी भी चीज का यहाँ पे मतलब है ट्रेड सीक्रेट का, ठीक है, उसका आप क्या कर रहे हो, उसका आप कर रहे हो अनऑथोराइज्ड यूज, उसका आप डिस्क्लोजर कर दे रहे हो, ठीक है, बीइंग एन एम्प्लॉय आप डिस्क्लोज कर दे रहे हो चीजों को कहीं और जा करके, या आप एक्वायर कर ले रहे हो वहां के ट्रेड सीक्रेट को, और वो ये सारी चीजें कैसे कर रहे हो, भाई इम्प्रॉपर मीन्स, ठीक है, लाइक थेफ्ट हो गया आपका, ब्राइबरी हो गया आपका, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, हैकिंग हो गया, इन सब चीजों को हम कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन। क्लियर। अब हमारे सामने केस है, दैट इज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड वर्सेस प्रिया पुरी 2006। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कंज्यूमर लिस्ट ऑल्सो कम्स अंडर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये हमने पहले देखा है कि कंज्यूमर लिस्ट को भी हम मानते हैं कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, ट्रेड सीक्रेट का एक पार्ट होता है। अब हम लोग चलते हैं इंडिया में क्या सिनेरियो है हमारे ट्रेड सीक्रेट का, ये ओवरऑल अभी हम लोग बात किया, हम लोग कह सकते हैं अभी तक भी इंडिया के ही रेफरेंस में था, लेकिन अब पर्टिकुलरली वी विल गो कि इंडिया में ट्रेड सीक्रेट को लेकर के क्या क्या लेजिस्लेशन है। तो पहली बात तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है, हम क्या है एक सिग्नेटरी है ट्रिप्स के, ठीक है। 1994 में हम सिग्नेटरी ऑफ ट्रिप्स बने थे, कब बने थे, 1994 में हम बने थे, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है, या तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रिप्स को अडॉप्ट कर लें, दैट इज आर्टिकल 39 में हमारा दिया हुआ है कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे, एंड सेकेंडली क्या कर ले, हम खुद का एक लॉ बना ले, खुद का क्या बना ले, एक लॉ बना ले, स्यू जेनरस सिस्टम ऑफ लॉ, मतलब खुद का एक ट्रेड सीक्रेट एक्ट कर ले। अभी तक कैसे लेजिस्लेशन चलते आ रहे हैं, तो कैसे चलते आ रहे हैं, हमारा सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि कोई भी पार्टी जब एक फाउंडेशन कर लेते हैं कि हाँ हम एक दूसरे की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो वो उनको क्या बनाना होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, बाउंड द पार्टीज नॉट टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन कॉन्ट्ररी टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। क्लियर। सेकेंड इज द हमारा कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है, इफ द बियरर ऑफ ट्रेड सीक्रेट शेयर सीक्रेट टू एनी इंडिविजुअल, और वो फिर इंडिविजुअल जो है वो उस बिजनेस आइडियाज को अडॉप्ट कर लेता है और जिसने शेयर किया था उसको कंपटीशन दे देता है इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है, उस रियल ओनर को, देन ही इज अ वायलेटर ऑफ कॉपीराइट एक्ट, और उसको सजा मिलेगी 6 मंथ to 3 years का पनिशमेंट मिलेगा। फिर आता है हमारा आईटी एक्ट। आईटी एक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी की बात होती है सेक्शन 72 में, जिसका पनिशमेंट है 5 लाख, ठीक है। इसमें आप सेक्शन 72A भी देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीजें, इसको आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आईपीसी या बीएनएस, दैट इज आईपीसी अगर आप कहेंगे तो 405 to 409, एंड बीएनएस कहेंगे तो 316। किस चीज के बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं हमारे
CBT दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, की कोई एम्प्लॉय है वो शिफ्ट कर देता है कंपनी और जिस दूसरे कंपनी में जाकर के वो डिस्क्लोज कर देता है चीजों को, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसके लिए सजा है हमारे पास 5 years to लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्लियर। नेक्स्ट इज रेमेडीज। क्या क्या है? सिविल में इंजंक्शन डैमेजेस एंड इक्विटेबल, जितने का लॉस हुआ उतना आप उसको दे दो, दैट इज इक्विटेबल। अब हमारे सामने आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। ये प्रिवेंट करता है मिसयूज को और डिस्क्लोजर को ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। की मैं अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन बता रही हूँ ट्रस्ट में भरोसा करके, कॉन्फिडेंस के साथ, कि आप किसी और को नहीं बताओगे, तो यहाँ पे कौन सा डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल हुआ? डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक इक्विटेबल प्रिंसिपल है, ये प्रोटेक्ट करता है ट्रेड सीक्रेट को इवन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी किया है फिर भी ये प्रोटेक्ट करता है ट्रेड सीक्रेट को। इसमें केस हमको पढ़ना होगा कोको वर्सेस ए एंड क्लर्क 1969। इसमें ये हुआ था कि जो इंफॉर्मेशन होते हैं जो प्राइवेट होते हैं उनको हम कहेंगे ट्रेड सीक्रेट, मतलब एसेंशियल्स लेट डाउन किए गए थे इस डॉक्ट्रिन के, तो इन्फॉर्मेशन प्राइवेट होने चाहिए। दूसरा था कम्युनिकेटेड इन सर्कमस्टेंसेस, लाइक कि हमारे पास एक हमारा एम्प्लॉय है, अब हम उसको बताएंगे ना कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, तो हम एक ऑब्लिगेशन इम्पोज कर रहे हैं सामने वाले के ऊपर, तो हमको अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको बताना पड़ेगा, दैट इज कम्युनिकेटेड इन सर्कमस्टेंसेस इम्पोर्टिंग एन ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। थर्ड वन इज अनऑथोराइज्ड यूज, तो अगर आप अनऑथोराइज्ड यूज करोगे तो आपने ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस कर दिया है और फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, इंडियन कोर्ट जिसने ये डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस को, तो पहला केस है हमारे पास जॉन रिचर्ड ब्रैडली वर्सेस केमिकल प्रोसेस इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1987। इसमें क्या हुआ था कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं जो वो अपने डिजाइन बनाते हैं वो भी प्रोटेक्टेड होंगे अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड वर्सेस प्रियापुरी। इसमें ये हुआ था एम्प्लॉय रेस्ट्रेन फ्रॉम यूजिंग कस्टमर डेटा पोस्ट रेजिग्नेशन, मतलब कि जब वो रेजिग्नेशन दे देंगे तो उनके जो कस्टमर्स है उनका आपको डेटा को यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिशन लॉ इंटरफेस। 2 पेज और बचे हैं हमारे आउट ऑफ दीज 5 पेजेस। कॉम्पिटिशन लॉ इंटरफेसेस, ट्रेड सीक्रेट क्या कहता है कि जो हमारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से उसको कोई भी एडवांटेज उसका नहीं ले सकता क्योंकि वो हमारा सीक्रेट है। ठीक है, ये कहता है ट्रेड सीक्रेट। तो क्योंकि वो सीक्रेट मेंटेन करके रखे जिसके वजह से उनका बिजनेस चल रहा है। अगर आज की डेट में कोको कोला इतना फेमस है वो इसलिए क्योंकि उसका टेस्ट ऐसा है कि उसको कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी आज तक कोई इसका डिस्कवरी नहीं करा है उसके रेसिपी का, दैट इज ट्रेड सीक्रेट, कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से वो अपना कॉम्पिटिशन दे रहा है दूसरे लोगों को। दूसरा है कॉम्पिटिशन लॉ। ये क्या कहता है? प्रिवेंट्स अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। कंपटीशन लॉ कहता है ठीक है आपको जो बिजनेस करना है करिए, लेकिन आप कोई भी अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस नहीं करोगे, लाइक फॉर्मिंग कार्टेल्स, अब्यूजिंग मोनोपोली पावर, आप खुद से ही प्राइस फिक्स कर ले रहे हो मार्केट में, आप एग्रीमेंट कर ले रहे हो दो बिजनेस एंटिटीज की इतना इतना प्राइस रखेंगे ताकि तीसरा कोई और एंटिटी मार्केट में आ ही ना सके। ये सब क्या हो गया? कॉम्पिटिशन लॉ में ये सारी चीजों को प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, कंपटीशन लॉ इंश्योर करता है कि जो मार्केट में कंपटीशन हो वो कैसा हो? फेयर कंपटीशन, और डोंट क्रिएट मोनोपोली। ये कौन कहता है? कंपटीशन लॉ। वेयर ट्रेड सीक्रेट क्या कहता है कि हमारे कुछ सीक्रेट्स होने चाहिए जो कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए। तो दोनों चीजों को बैलेंस करने का बहुत ही जरूरत है। ठीक है कि आप अपना सीक्रेट रखो बट आप मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते, लाइक कि ठीक है आप कोल्ड ड्रिंक बनाओ बट आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि और कोई कंपनी अब कोल्ड ड्रिंक बनाएगा ही नहीं। नो, आप अपने एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हो ठीक है आपके जैसा, मतलब कि आपका जो रेसिपी है वो सीक्रेट रहेगा, लेकिन आप ये कहो नहीं अब तो कोई कोल्ड ड्रिंक बनाएगा ही नहीं, दैट इज अनफेयर प्रैक्टिस जो कॉम्पिटिशन लॉ प्रोहिबिट करता है। ठीक है, competition law prohibits the abuse of dominant market positions, एग्जाम्पल एंटी कॉम्पिटिटिव लाइसेंसिंग प्रैक्टिसेस की। तो एंटिटी वही जो मैंने एग्जाम्पल दिया, आपस में एग्रीमेंट बना ले रहे हैं कि हम इतना ही प्राइस रखेंगे, ये सब चीजें प्रोहिबिटेड है। ठीक है, टू प्रिवेंट दिस लॉज ऑफ एंड रिक्वायर लाइसेंसिंग, तो जनरली लोग लाइसेंसिंग कर लेते हैं ऑन द टर्म्स ऑफ फ्रेंड। क्या कहते हैं इसको? फ्रेंड। फ्रेंड मतलब फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्लोजर टर्म्स। फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्लोजर टर्म्स की फेयर मतलब क्या होता है कि आप कोई भी प्राइस फिक्सिंग नहीं करोगे, ठीक है, कोई भी लॉन्ग नॉन कम्पीट क्लॉजेस नहीं रखोगे अपने एग्रीमेंट में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स की।
इफ बिग कंपनी यूजेस इट सीक्रेट्स टू ब्लॉक न्यू कंपनी देन अब्यूज ऑफ डोमिनेंस होगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉम्पिटिशन लॉ। ठीक है। रीजनेबल मतलब क्या होता है कि आप अपना वर्जन बनाओ, लेकिन आप दूसरे कंपनी को स्टॉप नहीं कर सकते हो खुद का न्यू वर्जन बनाने से। ठीक। नेक्स्ट इज, दिस इज अवर लास्ट स्लाइड, दैट इज डिजिटल रील एंड आईपीआर इश्यूज। सो हमारे वर्ल्ड में जैसे ही हमारा इंटरनेट प्रोग्रेस कर रहा है, हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोग्रेस कर रहा है, उसी तरीके से आईपीआर इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसमें से दो मेन इश्यूज हैं, डोमेन इश्यू एंड जुरिस्डिक्शनल इश्यू। क्या क्या इश्यूज हैं हमारे पास? देयर आर two issues, that is domain issue and jurisdictional issues. I think this color is not visible. Okay, domain name मतलब क्या होता है कि कंपनी का एक ऑनलाइन एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल legaleducation.in या समथिंग समथिंग .in.org, ये सब क्या है? कंपनी के ऑनलाइन एड्रेस होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, मेन चैलेंज है साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग मतलब होता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द आइडेंटिकल डोमेन नेम, मिलते जुलते आइडेंटिकल नेम्स से हम रजिस्टर करवा लेते हैं, दैट इज साइबर स्क्वैटिंग। ठीक है, विच इज नॉट अलाउड। और ये साइबर स्क्वैटिंग लोग क्यों करते हैं? विद द मैलिशियस इंटेंट, मैलाफाइड इंटेंट रहता है ऑफ प्रॉफिटिंग, की दूसरा जो फेमस एंटिटी है उसके नाम के आड़ में हम प्रॉफिट गेन करेंगे, दैट इज साइबर स्क्वैटिंग। तीन टाइप्स के साइबर स्क्वैटिंग होते हैं हमारे पास। नंबर 1 इज टाइपो स्क्वैटिंग, नंबर 2 इज नेम स्क्वैटिंग एंड नंबर 3 इज रिवर्स साइबर स्क्वैटिंग। व्हाट इज टाइपो स्क्वैटिंग? कि लोग कह देते हैं कि ये तो टाइपिकल एरर है, मतलब कि इन टाइपिंग वो एरर आ गया, उसको बोलते हैं टाइपोग्राफिकल एरर। क्या कहते हैं उसको हम लोग? टाइपोग्राफिकल एरर या फिर मिस स्पेलिंग्स कहते हैं। ठीक है। फेमस ब्रांड्स के फॉर एग्जांपल कि www.facebook.com कर लिए, facebook.com को। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टाइपो स्क्वैटिंग। नेम स्क्वैटिंग, दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, की फेमस सेलिब्रिटी के नाम के आड़ में हम लोग अपना चीज रन कर रहे हैं। जैसे हम लोग उसमें देखते हैं लाइक यूट्यूब, इंस्टा, इन सब चीजों में हमने देखा होगा कि बहुत फेक नाम से लोग आईडी चलाते हैं। ठीक है, ऐश्वर्या राय करके या कुछ भी, that is name squatting. And the third one is reverse cyber squatting. इसमें ये होता है कि domain name holder with litigation, मतलब कि जो एक्चुअल के जो रियल ओनर्स होते हैं उनको डराया धमकाया जाता है कि हम आपका नेम यूज नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर लिटिगेशन कर देंगे या क्लेम कर देंगे साइबर स्क्वैटिंग का, ऐसा ऐसा। तो उनको डराया धमकाया जाता है, एक्चुअल ओनर को डराया धमकाया जाता है, दैट इज रिवर्स साइबर स्क्वैटिंग। क्लियर? तो ये था हमारा साइबर स्क्वैटिंग के बारे में। नेक्स्ट वन इज अवर जुरिस्डिक्शनल चैलेंजेस। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शनल चैलेंजेस में 5 मेन चैलेंजेस है। मल्टीपल जुरिस्डिक्शन की, जैसे हमारा जो ग्लोबली चीजें वर्क कर रही, तो यहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल जुरिस्डिक्शन का चैलेंज होता है कि इसका एक्चुअल केस कहाँ जाएगा अगर इंफ्रिंजमेंट हो रहा है किसी चीज का। वेरिंग लीगल स्टैंडर्ड्स, वेरिंग लीगल स्टैंडर्ड्स मतलब कि किसी कंट्री में इंटरमीडियरीज आर रिस्पॉन्सिबल, किसी कंट्री में इंटरमीडियरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल और नॉट हेल्ड लायबल फॉर दी वीडियोज और फॉर द कंटेंट्स दे आर शोइंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म। लाइक इंडिया में ही बिफोर द अमेंडमेंट इंटरमीडियरीज लाइबल थे, लेकिन आफ्टर द 2008 अमेंडमेंट ऑफ आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 79 जो हमारे इंटरमीडियरीज होते हैं उनको कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में लाइबल नहीं ठहराया गया। तो वेरिंग लीगल स्टैंडर्ड्स, इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट, कि हम किसी कंट्री का जजमेंट इन्फोर्स करें या ना करें, ये उसकी खुद की चॉइस होती है। ठीक है, तो दैट इज इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट्स। एनोनिमिटी ऑफ इन्फ्रिंजर्स की कुछ नाम अता पता हमको है ही नहीं पता कि वो इन्फ्रिंजर का क्या है क्या नहीं है, दैट इज एनोनिमिटी ऑफ इन्फ्रिंजर्स। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज की इंटरमीडियरी लाइबिलिटी डिबेट, जो मैंने बताया था आपको कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि किसी कंट्री में इंटरमीडियरीज लेवल है, किसी कंट्री में नहीं है, तो वहां पे डिबेट आज भी जारी है। तो दीज आर ऑल द डोमेन इश्यूज एंड जुरिस्डिक्शनल इश्यूज, जो दो बड़े इश्यूज है। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं आईपीआर इश्यूज, बट we will deal it in later classes. In regards to trade secret, हमको आज के लिए इस क्लास में इन दो इश्यूज पर मेन फोकस करना। आई होप कि आपको ये 5 पेजेस के नोट्स इन रिगार्ड्स टू ट्रेड सीक्रेट इजीली समझ आए होंगे, और अगर कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।